एक्स फैक्टर फाइनलिस्ट और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से लेकर आरोपी हत्यारिन तक विदेश में अभियोजकों का कहना है कि एक बेहद मशहूर इंस्टाग्राम मॉडल दूसरी इन्फ्लुएंसर की मौत के लिए जिम्मेदार है। कथित तौर पर एक आलीशान लंदन नाइट क्लब के बाहर मर्सिडीज से उसे कुचल दिया गया, जबकि उनके बीच चल रही दुश्मनी की अफवाहें भी तेज हैं। ये स्कैंडल लॉरेंस क्रॉन प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सियरा गिलेस्पी हूँ। लंदन की एक इंस्टाग्रामर अब सलाखों के पीछे है और उस पर सबसे गंभीर आरोप लगा है, क्योंकि उस पर कथित तौर पर अपनी कार से एक अन्य इन्फ्लुएंसर को कुचलने और उसे मरने के लिए छोड़ देने का आरोप है। ये दोनों के बीच महीनों की कथित दुश्मनी के बाद हुआ, जिसकी शुरुआत एक के दूसरे को अनफॉलो करने से हुई और जिसमें एक संभावित प्रेम प्रतिद्वंदी भी शामिल था और अंत में इंग्लैंड के अभियोजक द्वारा हत्या कहा जाना शामिल है। आज का विवाद हमें लंदन, इंग्लैंड ले जाता है। यहीं पर ये दुखद घटना घटी और दोनों मुख्य किरदार भी यही रहते थे। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं और उन सभी लोगों का परिचय कराते हैं जो इसमें शामिल थे। सबसे पहले हैं 32 वर्षीय क्लाउडिया ज़ाग्ज़ेव्स्का। वो पोलैंड से हैं, लेकिन क्लाउडिया ने इंग्लैंड में अपनी शानदार जीवन शैली से पहचान बनाई। वो एक असली इन्फ्लुएंसर थी, जिनके सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही 2,75,000 फॉलोअर्स थे। वो अपनी खूबसूरत तस्वीरों और ईर्ष्याजनक जीवन शैली के लिए मशहूर थी, जिसमें महंगे कपड़े और रोमांचक यात्राएं शामिल थी। 29 साल की गैब्रियल कैरिंगटन, जिन्हें ऑनलाइन रियल यू के नाम से जाना जाता है, 2013 में ब्रिटिश शो द एक्स फैक्टर में नजर आकर मशहूर हुई थी। उस वक्त गैब्रियल मिस डायनामिक्स गर्ल ग्रुप में थी। तब से वो भी क्लाउडिया की तरह सुर्खियों में रहकर जी रही हैं। वो भी इंस्टाग्राम पर शानदार आउटफिट्स, मजेदार छुट्टियों और हाई एंड पार्टियों की पर्दे के पीछे की झलक दिखाती रहती हैं। गैब्रियल के इंस्टाग्राम पर 3,68,000 फॉलोअर्स हैं। कहने की जरूरत नहीं, ये दोनों महिलाएं बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं। दोनों के बड़े फॉलोअर्स हैं और उन्होंने लाइफस्टाइल को करियर बना लिया है। और यही से ड्रामा की कथित तौर पर शुरुआत होती है। इन्फ्लुएंसर लाला के मुताबिक पिछले कई महीनों से पर्दे के पीछे कुछ तनाव चल रहा है। लगता है कि ये सब एक छोटी सी बात से शुरू हुआ। बताया जाता है कि क्लाउडिया ने इंस्टाग्राम पर गैब्रियल को अनफॉलो किया, लेकिन उसके बाद कथित तौर पर मामला और बिगड़ता गया। ऑनलाइन कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं और मैं ये साफ कर दूं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। इनकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। कुछ सूत्रों के अनुसार ट्विटर या एक्स पर वे किसी आदमी को लेकर झगड़ रही थी। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी बिजनेस डील पूरी नहीं हुई, जिससे ये ड्रामा चलता रहा। अब ये स्पष्ट नहीं है कि इस घटना से पहले उनकी निजी जिंदगी में क्या हुआ था, लेकिन हमें पता है कि 19 अप्रैल को हालात और भी खराब हो गए थे। गैब्रियल और क्लाउडिया लंदन के सोहो में इंका नाइट क्लब गई थीं। अभियोजकों के अनुसार सीसीटीवी जांच से पता चला कि मिस कैरिंगटन गैब्रियल से मिलने के लिए अपनी कार से आर्गेल स्ट्रीट आई थी, जो इंका नाइट क्लब के पास थी। इस दौरान जब वह अपनी कार से बाहर निकली तो उनकी एक पुरुष के साथ बहस होती हुई दिखाई दी। अभियोजकों के अनुसार गैब्रियल अपनी मर्सिडीज से बाहर आकर बहस में शामिल हुई। सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गैब्रियल फिर ड्राइवर सीट पर लौट गईं। बाद में अभियोजक खुले अदालत में कहेंगे, उद्धरण, इस कार्रवाई के दौरान वाहन ने मिस ज़ाग्ज़ेव्स्का को टक्कर मार दी, जो वाहन के सामने की ओर खड़ी थीं, और उन्हें आगे घसीटा गया और वाहन तथा एक धातु की साइकिल स्टैंड के बीच गिरा दिया गया। अभियोजकों के मुताबिक गैब्रियल ने क्लाउडिया को गाड़ी से घसीटा, जिससे वो धातु की साइकिल स्टैंड से टकरा गई। जैसे ही वाहन आगे बढ़ता रहा, उसने क्लाउडिया को पूरी तरह से अपने नीचे ले लिया और उसी समय फुटपाथ पर खड़े एक सुरक्षा कर्मचारी अनुष शायशुष को भी टक्कर मार दी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार सुरक्षा गार्ड को, उद्धरण, जीवन बदल देने वाली चोटें आईं और एक अन्य महिला लेटिशिया आर्मस्ट्रॉन्ग भी इस दुर्घटना में घायल हो गईं। उस दिन 4:30 बजे पुलिस बुलाई गई और 5 बजे घटनास्थल पर पहुंची। मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज के अनुसार अभियोजकों ने कहा कि उस दृश्य को केवल बहुत सारे लोगों के चिल्लाने के रूप में ही बताया जा सकता है। इसे यूं कहें तो एक अफरा तफरी कहा जा सकता है। सबसे बुरा क्लाउडिया के लिए था। उसे अस्पताल ले जाया गया और वो कोमा में चली गई। फिर गैब्रियल गिरफ्तार हो गया। जांच में पता चला कि उसकी सांस में 100 मिलीलीटर में 61 माइक्रोग्राम अल्कोहल था। मैंने ये जानकारी खोजी क्योंकि अमेरिका में हम आम तौर पर ब्लड अल्कोहल कंटेंट या BSC के आदी हैं।
इसका मतलब है कि गैब्रियल ने 0.13 और 0.14 के बीच फूका, जो कि कानूनी सीमा 0.08 से लगभग दोगुना है। उस समय गैब्रियल पर जानबूझकर गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने, वास्तविक शारीरिक नुकसान, खतरनाक ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, जैसा कि वहां कहा जाता है, और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था। वो 21 अप्रैल को वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश होकर हिरासत में भेजी गईं। उन्होंने दोष स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया, लेकिन मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज के मुताबिक कोर्ट में बैठे परिवार और दोस्तों की तरफ दिल का इशारा किया। अब गैब्रियल पर लगे शुरुआती आरोप बहुत गंभीर थे, लेकिन अब उन्हें सबसे गंभीर आरोप में बदल दिया गया है, जो कोई भी व्यक्ति झेल सकता है, हत्या, क्योंकि क्लाउडिया की 25 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उनकी मृत्यु के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें आंशिक रूप से लिखा था, इस दुखद खबर के मद्देनजर हम क्लाउडिया के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे विचार सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। हम जानते हैं कि इस मामले ने सोशल मीडिया पर काफी रुचि और चर्चा पैदा की है। हम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे अटकलों से बचें। हम अनुरोध करते हैं कि क्लाउडिया के प्रियजनों और घायलों के सम्मान में ग्राफिक फुटेज साझा ना करें। ऐसी सामग्री का प्रसार हमारी आपराधिक जांच और भविष्य की अदालत कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया की दिखावे वाली दुनिया में इन दो इन्फ्लुएंसर्स ने सीखा कि स्क्रॉलिंग रुकने पर असली जिंदगी की त्रासदी मिटाई नहीं जा सकती। अब इस केस में और गहराई से जाने के लिए हमारे मेहमान हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के वकील और स्कैंडल के दोस्त डेविड शाफी। डेविड, आपकी मौजूदगी अच्छी लगी, धन्यवाद। आइए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। पहले प्रतिवादी पर हत्या के प्रयास का आरोप था, अब हत्या का आरोप है। क्या आपको लगता है ये आरोप बढ़ाना सही है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पीड़िता की मृत्यु हो गई। शुरू में जब वह जीवित थी और इलाज चल रहा था, तब हत्या के प्रयास का आरोप था। दुर्भाग्यवश इलाज सफल नहीं हुआ और उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब ये हत्या का मामला है जिसमें हत्या के इरादे यानी मेंस रिया की जरूरत होती है। लगता है वे इसे साबित कर सकते हैं, लेकिन अभियोजन के लिए हत्या में दोष सिद्धि पाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। हाँ, आपकी बात सही है। मुझे भी ये तर्क संगत लगता है कि अब जब इस मामले में पीड़िता की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है, तो वे आरोप को अपडेट करके या कहे कि बढ़ाकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ये पूरी तरह विनाशकारी त्रासदी है। हत्या के प्रयास और हत्या दोनों गंभीर आरोप है, लेकिन इनमें फर्क है। हत्या का आरोप ज्यादा गंभीर है क्योंकि इसमें किसी की जान चली जाती है। मुझे अमेरिका में इसका अनुभव है। क्या यूके में भी इन दोनों आरोपों में यही अंतर है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा मतलब है, अब जब इसे हत्या के आरोप में बदल दिया गया है तो सजा भी काफी कड़ी हो जाएगी। और बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप है, इसलिए यूके में ये क्राउन कोर्ट में जूरी ट्रायल होगा। मुझे लगता है कि ये लंदन के ओल्ड बेली में होगा और जूरी को सबूतों को तौलना होगा ताकि वे ये तय कर सकें कि वो दोषी थी या नहीं। हाँ, आपने ओल्ड बेली का जिक्र किया। रिसर्च में मैंने भी इसका नाम सुना था और मुझे याद आया, लगता है केविन स्पेसी भी वहां दिखे थे। ये बहुत बड़ी अदालत है और मुझे पता है कि यहाँ पर ये अलग है क्योंकि यहाँ चीजें अलग अलग अधिकार क्षेत्रों के हिसाब से तय होती हैं। ये लंदन में हुआ था, लेकिन क्या आप मुझे उस अदालत के बारे में कुछ बता सकती हैं जो शायद मुझे पहले से न पता हो? ये सबसे उच्च स्तर की ट्रायल कोर्ट है। तो अगर ये कोई छोटा अपराध होता, अगर ये किसी छोटे अपराध जैसा होता, तो उसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट की अदालत में हो सकती थी और शायद बिना जूरी के भी सुनवाई हो सकती थी। इस मामले में ये हाई कोर्ट ओल्ड बेली में जूरी ट्रायल के साथ होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। मेरा मतलब है, ये सबसे गंभीर आरोप है जिसका आप सामना कर सकते हैं और वहां की सबसे ऊंची अदालत में, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मुझे लगता है इसमें कई कारण हैं। चलिए पहले इन्हें समझते हैं, फिर मर्डर पर चर्चा करेंगे। अब इनमें से एक बात यह है कि इन दोनों महिलाओं के बीच कथित झगड़ा या लगातार विवाद चल रहा था, क्योंकि मैंने उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखे थे। दोनों के पास हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं। आप जानते हैं, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर बनने के मामले में ये दोनों टॉप पर हैं। मेरा मानना है कि उनके बीच कुछ झगड़ा और पुरानी रंजिश था। क्या अभियोजक ट्रायल तक इसे देखना चाहेंगे? बिल्कुल, उसमें रिया को साबित करने के लिए, यानी किसी को मारने या गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की मंशा दिखाने के लिए, उन्हें यह दिखाना होगा कि कोई मकसद था।
तो इन दोनों के बीच जो हुआ, जो लड़ाई और बहसें हुई, वो सब मकसद का हिस्सा होंगी। और मैंने उनके इंस्टाग्राम पेज भी देखे। उनकी शक्ल सूरत भी मिलती है, इसलिए वे इन्फ्लुएंसर के तौर पर एक ही क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ये भी इसका हिस्सा हो सकता है। शायद उनके बीच जलन थी, और वही जलन बढ़ते बढ़ते इस बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बदल गई। ठीक है, आपने मकसद का जिक्र किया। मुझे पता है कि अमेरिका में आरोप या दोष सिद्धि के लिए मकसद जरूरी नहीं है, लेकिन हम अक्सर इसे शामिल करते हैं। मैं कहती हूँ हमें ये पसंद है क्योंकि ट्रू क्राइम पर काम करने वाली के तौर पर मैं मकसद जानना चाहती हूँ। जेरी के सदस्य भी यही सोचते हैं क्योंकि हत्या सबसे घिनौना अपराध है। हम कारण जानना चाहते हैं। क्या यूके में मकसद जरूरी है? ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये इरादे को साबित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरे शब्दों में, अगर आपके पास मकसद है तो जूरी के लिए ये मानना ज्यादा आसान हो जाता है कि इरादा था। मुझे ये बात समझ आती है क्योंकि अगर मैं उसके बचाव पक्ष की वकील होती तो कह सकती थी कि वो बस कार में बैठी थी, शायद उसने क्लॉडिया को नहीं देखा। आप जानती हैं, शायद उसने। हम शराब पीकर गाड़ी चलाने पर भी बात करेंगे, लेकिन यह एक बड़ा हादसा था। अगर मैं प्रोसिक्यूटर होती तो कहती उनके बैकग्राउंड और टेक्स्ट देखें। चलिए उनके बीच चल रही दुश्मनी को भी देखते हैं। तो मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूँ कि यह मकसद काफी अहम है, लेकिन इसमें जो पहले से योजना बनाना है वो भी। क्या यहाँ भी हत्या के मामले में पहले से योजना बनाने की जरूरत यूके जैसी ही है? हाँ, पहले से योजना बनाना विश्लेषण का हिस्सा होगा, क्योंकि इससे ये भी पता चलता है कि इरादा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए आपको पहले से योजना बनाना जरूरी है। आपके पास बस वो मेंस रिया, यानी वो इरादा होना चाहिए कि आप या तो गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जैसा कि यूके में कहा जाता है, या फिर आप उस व्यक्ति को मारना चाहते थे। लेकिन यह इरादा आपके मन में घटना से ठीक पहले भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इरादे के बारे में बात करते हैं, उस मेंस रिया के बारे में जिसका आप यहाँ बार बार जिक्र कर रही हैं, क्योंकि अभियोजकों का यही कहना है कि हमारी प्रतिवादी गैब्रियल, उसके पास ये इरादा, ये मेंस रिया था पीड़ित को मारने का। हालांकि क्या उसका बचाव पक्ष बस यही कहने वाली है, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक दुर्घटना थी, ये आप जानते हैं एक भयानक त्रासदी थी जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि वे इसी रास्ते पर जाने वाले हैं? खैर, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास जानकारी है कि वे कौन सा बचाव करेंगे, लेकिन शायद यही उनका सबसे अच्छा विकल्प होगा जब तक कि कुछ और तथ्य सामने ना आए, क्योंकि घटना के चश्मदीद गवाह थे और शायद वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी। इसलिए उनके लिए कहना मुश्किल होगा कि वो वाहन की ड्राइवर नहीं थी। वे शायद कहेंगे कि उस पीड़ित को टक्कर मारने का इरादा नहीं था, ये एक दुर्घटना थी। शायद यही सबसे संभावित बचाव होगा, अगर और कोई तथ्य ना हो जिनकी हमें जानकारी न हो। हाँ, आप सही कह रही हैं। अभी तक हमने बचाव पक्ष के बारे में कुछ नहीं सुना है, ये सब सिर्फ अटकलें हैं। इस समय तक उसने अभी तक किसी भी तरह की कोई औपचारिक स्वीकारोक्ति या इनकार दर्ज नहीं कराया है, तो अभी सब कुछ शुरुआती ही है। लेकिन आपने सीसीटीवी या कैमरे के बारे में बताया था। शुरुआत में हत्या के प्रयास के आरोप पर अदालत में सुनवाई हुई थी, जिसमें यूके अभियोजकों ने सब कुछ विस्तार से बताया। उन्होंने जिस तरह इसके बारे में बात की वो इतना डरावना था कि पढ़कर ही डर लग गया, मेरा मानना है। कथित तौर पर अभियोजकों का कहना है कि गैब्रियल गाड़ी चला रही थी और उसने क्लाउडिया को सचमुच घसीटते हुए एक धातु की, आप जानते हैं जहां लोग अपनी साइकिल पार्क करते हैं, एक धातु की साइकिल स्टैंड में ले गई। उसे वाहन के नीचे घसीट ले जाती है। मेरा मतलब है, हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि वो कथित तौर पर नशे में थी या आप जानते हैं उसके खून में अल्कोहल की मात्रा वहां की कानूनी सीमा से ऊपर थी। लेकिन मेरे लिए ये तो और भी ज्यादा घिनौना तरीका है। आप जानते हैं, एक वाहन बनाम एक इंसान जो वाहन में नहीं है। मेरा मतलब है, क्या ये कुछ ऐसा है जिसे अभियोजक खास तौर पर उजागर करेंगे? मुझे लगता है इससे जूरी प्रभावित हो सकती है और उनकी भावनाएं भड़क सकती हैं। मुझे लगता है कि जूरी को यह डरावना और विस्तारपूर्ण वीडियो देखने को मिलेगा, जैसा आपने भी इशारा किया, और अभियोजन पक्ष ने लोगों से अनुरोध किया कि वे उस वीडियो को आगे ना भेजें। लेकिन जूरी को शायद उस वीडियो से नहीं बख्शा जाएगा, और यह संभव है कि वह वीडियो इस मामले को देखने के उनके नजरिए में भूमिका निभाएगा। और निश्चित रूप से, जैसा कि आपने उल्लेख किया, अगर उसके पास मौका था कि वह रुक जाए जब उसने पहली बार पीड़िता को टक्कर मारी थी और फिर भी उसने उसे घसीटना जारी रखा, तो यह भी इस सवाल में भूमिका निभा सकता है कि क्या उसकी मंशा थी।
आप सही हैं, बहुत सारे गवाह हैं, साथ ही ये वीडियो भी है। तो मान लीजिए आप जानते हैं वो उसका नाम चिल्ला रही है, ये मैं खुद बना रही हूँ, ये सब सिर्फ अटकलें हैं। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा कहती है जैसे एफ यू, मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ, कुछ ऐसा जहाँ उसे पता है कि वो क्या कर रही है, तो ये अटकलों के खिलाफ एक बड़ा संकेत है। दोनों पक्षों को वीडियो देखना और गवाहों से बात करनी होगी। आपने कहा था कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने वीडियो साझा न करने को कहा है। क्लाउडिया और उनके परिवार के लिए ये पहले से ही बहुत दर्दनाक है कि उन्हें अपने एक प्रियजन 32 साल की बेहद युवा और खूबसूरत महिला को इस तरह खोने का दर्द झेलना पड़ रहा है। अगर हम इसे इधर उधर साझा करें तो ये उनके लिए दुखद है और जांच भी खतरे में आ सकती है। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। वो हाल ही में गुजरी हैं। दुर्घटना करीब 1 हफ्ता पहले या उससे थोड़ा पहले हुई थी, लेकिन उनकी मौत अभी हाल में हुई। क्या इससे जांच की दिशा बदलती है? शुरुआत में वो जीवित थी, शायद कोमा से बाहर आ जाती, शायद हम जांचकर्ता के तौर पर उनका इंटरव्यू ले पाते। अब उनकी मौत हो चुकी है, अब ये हत्या की जांच बन जाती है ना? बिल्कुल, और जाहिर है कि अब वो गवाह नहीं बन पाएंगी, वे उनकी गवाही नहीं ले पाएंगे, तो इसका केस पर असर पड़ेगा। जैसा कि हमने कहा था, और भी कई सबूत हैं, इसलिए शायद आरोपी को दोषी साबित करने के लिए उनकी गवाही जरूरी ना हो। मैंने इस बारे में कुछ बार बात की है, इसका जिक्र किया है, लेकिन मैं आपसे इसके बारे में खास तौर पर पूछना चाहती हूँ। तो यहाँ नशे में गाड़ी चलाना, मुझे पता है कि ये हर राज्य में अलग अलग होता है, लेकिन ये काफी गंभीर है। मेरा मतलब है शराब पीकर गाड़ी चलाना, इससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ये एक बहुत दुखद घटना है जो होती रहती है, और हम अमेरिका में, मुझे पता है कि इसके लिए आपको काफी लंबा समय जेल में बिताना पड़ सकता है। अगर वो यूके में कानूनी सीमा से ऊपर पाई जाती है तो क्या होता है? तो यूके में भी ये एक अपराध है। मुझे ठीक नहीं पता कि लंदन में खून में अल्कोहल की मात्रा की सीमा क्या है, और मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या सबूत है। क्या उनके पास सच में ये सबूत हैं कि उसका खून में अल्कोहल की मात्रा कितना था? हालांकि ऐसा लगता है कि उनके पास ये सबूत है, क्योंकि उस पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया था। लेकिन ये जाहिर तौर पर हत्या के अपराध से कहीं छोटा अपराध है, तो वे शायद उस आरोप को जारी रखेंगे, लेकिन उनका मुख्य ध्यान हत्या के आरोप में दोषी करार दिलाने पर होगा। अब मैं एक डिफेंस अटॉर्नी के तौर पर सोच रही हूँ, अगर मैं उसकी टीम में होती, मेरा ख्याल है, और मुझे नहीं पता वहाँ ये सब कैसे चलता है, तो आपने समझाया, लेकिन मैं कहूंगी चलिए इसे वाहन से हुई गैर इरादतन हत्या का आरोप मान लेते हैं, क्योंकि अगर वो नशे में थी और ब्लड अल्कोहल कंटेंट है, ये मेरी रिपोर्ट में है, मुझे याद नहीं कितना था। अमेरिका में ये 0.08 है, लंदन में भी लगभग इतना ही है। लेकिन अगर वो कहते हैं ठीक है, हाँ आप जानती हैं हमारे पास उसका ब्रेथलाइजर या उसका खून है, ठीक है वो लिमिट से ऊपर थी, हम सच में, आप जानती हैं, इसका बचाव नहीं कर सकते। ये वाहन से हुई गैर इरादतन हत्या क्यों नहीं, हत्या क्यों है? क्या ये ऐसा कुछ है जिसके लिए उसकी डिफेंस टीम आरोप को कम करने की दलील दे सकती है? मुझे लगता है हाँ। और अगर अभियोजन पक्ष को यह साबित करने में दिक्कत हो रही है कि इरादा था, तो वे आरोप को हत्या से कम करके गैर इरादतन हत्या कर सकते हैं। और आमतौर पर ऐसा ही होता है जब किसी केस में हत्या का आरोप होता है, लेकिन वे इरादा साबित नहीं कर पाते। ये कुछ ऐसा हो सकता है जिस पर डिफेंस ध्यान दे। वे मान सकते हैं कि वो नशे में थी, है ना? क्योंकि वे शायद नशे में गाड़ी चलाने के आरोप को स्वीकार कर लें और कहें कि यह एक हादसा था जो तब हुआ जब वो नशे में थी। अगर उसे सिर्फ नशे में गाड़ी चलाने का दोषी माना गया और हत्या या गैर इरादतन हत्या का दोषी नहीं, तो उसकी सजा काफी कम होगी। हाँ बिल्कुल, अगर मैं एक डिफेंस अटॉर्नी होती तो यही रास्ता अपनाना चाहती। आपकी बात पर आते हुए, अब तक की चर्चा से अभियोजकों को लगता है कि इसमें मंशा और इरादा था, और ये भी संभव है कि उनके पास बहुत सी ऐसी जानकारी हो जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से हमारे साथ साझा नहीं की है। हम तो बस उन अफवाहों की बात कर रहे हैं जो उनके झगड़े या मनमुटाव को लेकर फैली हुई हैं। जो भी हो, शायद अभियोजकों को पता हो, शायद अभियोजकों ने उनके डीएम भी देखे हों, और मुझे लगता है कि यही मेरी अगला सवाल भी बनता है। हम इन दोनों महिलाओं के बारे में जानते हैं, एक तो इसलिए क्योंकि वो द एक्स फैक्टर की कंटेस्टेंट थी, जो कि एक बहुत मशहूर शो है, शायद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। इसके अलावा दोनों अभी मशहूर इन्फ्लुएंसर हैं। मैं सोच रही हूँ, क्या उनके पोस्ट, डीएम या इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल को कोर्ट में सबूत बनाकर पेश किया जा सकता है अगर केस ट्रायल तक जाए? हाँ, अगर उन्होंने एक दूसरे के बारे में पोस्ट किया है तो वे पोस्ट सबूत बन सकते हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने एक दूसरे पर सार्वजनिक पोस्ट की या नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा,
उनके दोस्तों के साथ डायरेक्ट मैसेज या आपसी बातचीत भी अहम सबूत होंगे। मेरा अंदाजा है कि यहाँ एक बहुत लंबी और जटिल कहानी है जिसने इस दुश्मनी को जन्म दिया, जो आगे बढ़कर इस टकराव में बदल गई और आखिरकार इस हत्या के आरोप तक पहुंच गई। इस कहानी को समझना और इस पर नजर रखना मकसद को बेहतर समझने के लिए दिलचस्प होगा। और दो महिलाएं जो मशहूर हैं, जिनकी जिंदगी बहुत आलीशान लगती है, आखिरकार इस हालात में कैसे पहुंच गईं, जहां एक की मौत हो गई है और दूसरी शायद अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में बिताएगी। हाँ, दोनों की जिंदगी ऐसी है कि अगर आप बस स्क्रॉल कर रहे हो तो मैं खुद को भी ऐसा करते हुए पाती हूँ कि मैं देखती हूँ और सोचती हूँ, ओ माय गॉड, काश मेरी भी उनकी जैसी जिंदगी होती। उनके कपड़े देखो, उनकी छुट्टियां देखो, सब कुछ कितना शानदार लगता है। फिर भी इसका ऐसा अंत। आपकी बात सही है, एक 32 साल की थी जिसकी हत्या हो गई, दूसरी 29 साल की है जिस पर हत्या का आरोप है। मेरा मतलब है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। और मुझे लगता है आप सही कह रही हैं, इस केस को बहुत ध्यान मिल रहा है क्योंकि हमें पर्दे के पीछे की सच्चाई देखने को मिल रही है। इन हाई एंड इन्फ्लुएंसर रोल्स में असल में जिंदगी कैसी होती है और फिर उस पर ये आरोप लगना। मैं जानती हूँ कि मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन ये सबसे गंभीर आरोप है जिसका सामना कोई कर सकता है, क्योंकि हत्या सबसे अक्षम्य अपराध है और फिर से उसे यहाँ अभी दोषी नहीं ठहराया गया है। उसने तो अभी तक अपना पक्ष भी नहीं रखा है। और इसी से मेरा आपसे आखिरी सवाल जुड़ता है, डेविड, आपकी क्या विचार हैं? आपके अनुमान क्या है कि आगे क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि ये मामला दोष स्वीकार करने पर खत्म होगा? क्या उसकी डिफेंस टीम इसे कम करवाने की कोशिश करेगी, जैसा कि हमने सुझाव दिया था? अगर वो हत्या का दोषी पाया गया तो उसे कैसी सजा मिलेगी? इस पर आपके क्या विचार हैं? ऐसा लगता है कि जब तक हमें और जानकारी नहीं मिलती तब तक बहुत सारे सबूत हैं। ऐसा लगता है कि अभियोजन पक्ष के लिए ये मामला बहुत ही मजबूत होने वाला है। तो मेरा अनुमान है कि बचाव पक्ष वही दलील देने की कोशिश करेगा जो आपने कही थी, और अगर वो सफल नहीं होता है तो वे एक समझौता करने की कोशिश करेंगे जिसमें वे गैर इरादतन हत्या का दोष कबूल कर लेंगे ताकि उन्हें कम सजा मिले। मेरा अनुमान है कि मामला इसी तरह आगे बढ़ेगा। फिर भी हमें ध्यान से देखना और जानना होगा कि कौन से नए तथ्य सामने आते हैं, उसके पास कौन सी संभावित दलीलें हो सकती हैं। और शायद वो ये तर्क दे सकती है कि इसमें आत्मरक्षा का तत्व था। उसे लगा कि वो उस पर हमला करने वाला है, उस पर हमला होने वाला था। लेकिन निश्चित रूप से यह तर्क बहुत कमजोर है क्योंकि वह अपनी गाड़ी में बैठ गई थी, वह पहले से ही उससे सुरक्षित थी। तो देखना दिलचस्प होगा कि बचाव पक्ष क्या दलील देता है। लेकिन मेरा अनुमान है कि शायद वे कम गंभीर आरोप कबूल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये मामला हर लिहाज से बहुत दुखद है। एक जान चली गई, एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो गई और जो फैसले लिए गए वे पूरी तरह से टाले जा सकते थे। ये दुखद और दर्दनाक कहानी है। डेविड सेफिएरी, स्कैंडल पर आकर सब कुछ समझाने के लिए धन्यवाद। गैब्रियल कैरिंगटन 19 मई को फिर कोर्ट में पेश होंगी। यही आज का स्कैंडल एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको जो आपने देखा वो पसंद आया और आप और देखना चाहते हैं या मुझसे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे सियरा गिलेस्पी के नाम से ढूंढ सकते हैं। आज का स्कैंडल एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह मैं आपकी होस्ट सियरा गिलेस्पी हूँ और आपसे अगली बार मुलाकात होगी।